गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। लोकेंद्र, बैठिए। थैंक यू मैम। बताइए अपने बारे में कुछ। मैम मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। हम्म। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग बाड़मेर से की है। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से बीएससी महाराजा महाविद्यालय जयपुर से की है और उसके बाद से मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? मैम मेरा एक सपना है कि मैं अपनी माता जी का जो सपना था उसको पूरा करूं और उसके साथ साथ मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ काफ़ी मैच करती है, इसलिए मैं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में सिविल सर्विस सर्वेंट वाले गुण हैं? ऐसे कौन से गुण हैं, पहले तो ये बताइए। मैम एक एज ए लीडरशिप या जो मैनेजमेंट टीम वर्क के रूप में और मैं ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम है उनको करने में मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस करता हूँ, इसलिए। आपने कब कौन सी चीज को एडमिनिस्टर किया है, किन टीम्स को चलाया है? जैसे मैं स्कूलिंग में काफ़ी जो कल्चरल काम होते थे, इवेंट होते थे, उनको ऑर्गेनाइज करने में, और मैंने इस एनएसएस कोऑर्डिनेटर के रूप में महाराजा महाविद्यालय में 1 साल लीड किया था प्रोग्राम को। तो एक जिले को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को किन किन क्वालिटीज की जरूरत पड़ती होगी? मैम फर्स्ट मेरे को लगता है कि जैसे वहाँ उस जिले के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के जो कल्चरल है या उस एस्पेक्ट को, और टीम वर्क, और वहाँ के जो समाज है उनके प्रति संवेदनशीलता और सेवा का भाव और ईमानदारी भी होनी चाहिए। मैं इन मेन पॉइंट को सोच पा रहा हूँ। ठीक है, आप बाड़मेर से आते हैं। बाड़मेर क्यों फेमस है? मैम अभी रिन्यूएबल एनर्जी और रिफाइनरी प्रोडक्ट के लिए, और मेन इन दोनों के कारण है। बाकी थार का डेजर्ट भी है। और कहाँ से आता है वहाँ पे तेल, गैस? क्या है उसका वो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दीजिए। मैम वो वहाँ पे पहले तैतीस सागर होने की बात की जाती है। जो वहाँ पे जो अवसादी सिल्ट है, मतलब अवसाद का जो रॉक है, उससे मेनली जो खुदाई करके निकाला जाता है। कौन से समय के हैं? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन? सॉरी सर, मैं अभी जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बता सकते आप अपने एरिया की? सॉरी सर। अच्छा, सॉइल कैसा है आपके यहाँ का, बाड़मेर का? मैम रेतीला रेतीला सॉइल है। जी। क्या क्या उग पाता है? मैम मेनली अभी जो खरीफ के लिए बाजरा, ग्वार और मूंग मोठ को उगाया जाता है, और अभी जो ट्यूबवेल के चलते इस कल्चर के कारण अभी जीरा जो रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, जीरा है, इसबगोल है और सरसों, इनको भी उगाते हैं। ये सब उग जाता है वहाँ जी। पे। जो ग्वार की फली है वो कितने दिन में पक जाती है? मेनली 1 महीने में पक जाती है, मतलब एक लगने से और पकने में टाइम 1 महीने का। जी मैम। थैंक यू मैम। लोकेंद्र जी, अभी एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है रिजर्वेशन पे, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज। जी सर। इससे आप क्या समझते हैं? सर मेनली जो रिजर्वेशन दिया गया था, इसके अंतर्गत जो एससीज है उसमें कई जो जाति है या जो लोग है वो ऊपर उनका विकास नहीं हो पाया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसमें जो लोग इसका लाभ प्रॉपर नहीं ले पाए उनके लिए कैटेगराइज करके उनके लिए अलग से इसमें प्रावधान किया जाए, ताकि जो पिछड़ गए या जो पहले से पिछड़े उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। राजस्थान में कुछ ऐसी जाति हैं जिनको ज्यादा फायदा मिला है, किसी को कम फायदा मिला है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? सर जाति विशेष मेरे साथ नहीं लग रहा है। इस जाति है जैसे कोई भी हो, उसमें कुछ लोग हैं वो फायदे ले रहे हैं, लेकिन उसी जाति के कई लोग हैं जो बहुत बैकवर्ड में है। तो जो डिसीजन है वो लोगों को लेकर नहीं है, वो जाति को लेकर है। जी सर। जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो है कि कुछ जातियों में जो कुछ जातियां वो ज्यादा फायदा मिला, कुछ को कम फायदा मिला। जी सर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसी आपको नॉलेज में है राजस्थान में जो जातियां जिनको ज्यादा फायदा मिला रिजर्वेशन से, जिनको कम मिला है? सर मेनली अगर हम देखें तो मेघवाल जाति है, जो राजस्थान में पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा है और उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन जैसे देखने को ज्यादा मिलता है। तो राजस्थान में ये प्रोविजन है सर्विसेज में? राजस्थान में जो राजस्थान में स्टेट सर्विसेज हैं उसमें ये प्रोविजन कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सब कैटेगराइजेशन हुई है रिजर्वेशन को लेकर? नहीं सर, इसमें नहीं। कुछ स्टेट्स में है, आप कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हैं?
सर पंजाब ने की थी, लेकिन उसके चलते ये केस आया था और उसी केस सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया अभी। आप राजस्थान से आते हैं, तो मुझे ये बताइए कि राजस्थान की इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ तरीके बताइए कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इकोनॉमी को। सर मेनली अभी राजस्थान की इकोनॉमी में रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, टूरिज्म है, इन सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो ये लैंड एक्वायरिंग की जो प्रोग्राम है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इसको बेहतर किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है, जैसे DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके चलते जो उसके आसपास के 150 किलोमीटर एरिया में कई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से इसका भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और उनको बाकी जितने भी सिटीज हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। और अभी बाखासर में एक ड्राई पोर्ट स्टेब्लिश किया जा रहा है, उसके चलते सर हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान में लॉजिस्टिक की जो भी भंडारण का हो या फिर बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करेंगे, तो काफ़ी जो इंडिया का टारगेट है लॉजिस्टिक लागत को कम करने का, तो उसको भी हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। लोकेंद्र, जी मैम। मसाला बॉन्ड के बारे में सुना है? जी मैम सुना है। क्या होते हैं मसाला बॉन्ड्स? मैम भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ पहला में, तो अगर बिल्कुल। मैम जैसे इंडिया का रुपये बाहर किसी देश में अगर बॉन्ड जारी किया जाता है जिसको भारतीय रुपये में खरीदा बिका जाता है, तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जानते हैं क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड या मनी रेज की जाती है जिसका उपयोग किसी रिन्यूएबल या संधारणीय जो भी गतिविधि आर्थिक गतिविधि में यूज किया जाता है, तो उसे ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मैम 2023 में एक नेशनल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे लीडिंग रोल प्ले करने का एक इनिशिएटिव है, जिसमें सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने और 6 लाख जॉब क्रिएशन और 50 मिलियन मेट्रिक टन जो कार्बन इमिशन है उसको सिंक करने जैसे कई प्रावधान किए। क्या इसके लिए पानी की आवश्यकता है? जी मैम, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए? ओके, तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? मैम पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस से जो जल के अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको अलग किया जाता है, जिससे जो हाइड्रोजन है उसका ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। क्या भारत के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए? जी मैम, कई चीजों में है, जैसे हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी का है, ऐसे कुछ इश्यू है जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है, तो आने वाले समय में उसको भी। आपके आसपास जैसलमेर पड़ता है, जी। तो वहां पे देश का विंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि विंड एनर्जी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? मैम नॉर्मली जो विंड के लिए जो पंखे लगाए जाते हैं और उसको टरबाइन से घूमने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो नॉर्मली 120 मीटर या 150 मीटर ऊंचाई पे लगाए जाते हैं। जो व्यापारिक पवन जो रेगुलर पवन चलती है उससे वो घूमते हैं। ओके, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए और उनको नॉलेज होना चाहिए जिस क्षेत्र के वो लीड कर रहे हैं, और संवेदनशील होना चाहिए, और जो उनकी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान करना। मुझे लगता है ये मेन लीडर का होना चाहिए। आपके पापा जो हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जी हैं, मैम। ठीक है, और आप बाड़मेर इलाके से हैं जहाँ की पानी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस समस्या को वहां पे एड्रेस किया जा रहा है? पानी की समस्या के रूप में अभी मैम जो यूज किया जा रहा है वो असंधारणीय है, ग्राउंड वाटर डिप्लीटिंग ज्यादा हो रहा है। अगर इसको जो हमारे बाड़मेर में या पश्चिमी राजस्थान में जो पुराने टाइम में जो पानी कंजर्वेशन की जो मेथड थी, जैसे खड़ी में या फिर जो बावड़ी है, उसी का अल्टरनेटिव जो तालाब खेती कर रही है, तो उसको अगर प्रमोट किया जाए तो मुझे लगता है वो काफी बेहतर विकल्प हो सकता है।
तो आपने बोला तालाब खेती को प्रमोट किया जाए, वो ज्यादा बेटर हो सकता जी है, मैम। बट वहां पे तो बारिश की कमी है। मैम बारिश की कमी है, लेकिन हम जब हो रही है उसको हम अगर स्टोर करें तो काफी बेनिफिट हो सकता है। ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। लोकेंद्र, जी सर। अध्यक्ष महोदय से बात करते हुए आपने एक चीज का जिक्र किया कि कल्चरल इंपॉर्टेंस जानना एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी जी सर। महत्वपूर्ण है। आप बाड़मेर में आपने पढ़ाई की है और जयपुर से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जी सर। सही है? जी सर। क्या आप बाड़मेर और जयपुर इन दो शहरों को कल्चरली कंपेयर कर सकते हैं? इन दोनों के कल्चर में क्या समानताएं हैं या अंतर है? जैसे सर फर्स्ट अगर हम बात करें तो बाड़मेर जो काफी प्राचीन कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो जयपुर है उसमें थोड़ी ओपननेस या जो स्वतंत्रता उसको या व्यक्तिगता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जो जो जयपुर है वहाँ पे जो अपनायत का कल्चर है वो थोड़ा कम है रेदर देन बाड़मेर। बाड़मेर में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उनके जैसे कल्चरल एस्पेक्ट में जो एक स्वागत है या उनके प्रति जो एक ओपननेस है, मिलाव या जुड़ाव का जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो मुझे जयपुर में आपको ऐसा क्या लगता है कि जयपुर के लोगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको वहां पे अपनाव कम दिखाई दे रहा? मेनली सर जो जयपुर में पॉपुलेशन का और वहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है, बाड़मेर में अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो लोगों के प्रति एक प्रेम ज्यादा देखने को मिलता है। तो मुझे मेन कारण यही देखने को। तो मान लीजिए मैं आपके साथ पहली बार राजस्थान आ रहा हूँ, जी सर। पूरे राजस्थान में आप ऐसी कौन सी 5 जगह मेरे को दिखाना चाहेंगे जो कल्चरली अलग अलग चीजें हमें डिनोट करती हो, दर्शाती हो? जी सर। राजस्थान में कोई 5 जगह जो आप मेरे को दिखाना चाहेंगे जहाँ में कल्चर अलग है, संस्कृतियां अलग अलग दिखाई देती हैं? जी सर। एक सर मैं आपको बांसवाड़ा के लिए बोलूंगा जहाँ पे आप जो जनजातीय कल्चर है उसको देखने का मौका मिलेगा। और एक जयपुर है जहाँ पे आपको जो एक नया मॉडर्न और जो पुराने प्राचीन वाले संस्कृति का जो मिला है वो देखने को मिलेगा। और एक जो जैसलमेर और बाड़मेर वहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर और वहाँ के जो रेगिस्तान है वहाँ के साथ लोगों को किस तरह से जो उस नीरस जिंदगी में किस तरह से वो अपने जीवन में आनंद या जो एक लगाव लगा के अपने जीवन को जी रहे, तो वो एक नया एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। और सर एक में झालावाड़ और इस क्षेत्र में जो किस तरह? झालावाड़ जैसे इसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे जो प्रकृति के प्रति हम उनकी पेंटिंग्स वगैरह में देखते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रकृति के प्रति ज्यादा वैसे चाहते हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। राजस्थान का स्टेट बर्ड बना सकते हैं? जी सर। घोड़ावन। कुछ खास खूबियां, कुछ खास फीचर्स इस बर्ड के बारे में, पक्षी के बारे में? सर अभी वो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है हाँ जी। और उसकी जनसंख्या भी काफी कम है। और सरकार की कुछ योजनाएं इस बर्ड की पॉपुलेशन को वापस बढ़ाने के लिए? सर मेनली अभी प्रजनन केंद्र खोले हुए हैं बाड़मेर अभी सर, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में, रामदेवरा और जैसलमेर सिटी में। और बाकी जो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जैसे नेशनल इसको कंजर्वेशन करने का भी, तो मेनली ये। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था जिसमें वहाँ की जो तार लाइन के कारण जो उनकी डेथ हो जाती है उसके बारे में भी सरकार से ये कहा है कि जल्द से जल्द सारी जो भी लाइन है ट्रांसमिशन वाली उनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि उनका जो लॉस हो रहा है उसको कम किया जा सके। एक आखिरी सवाल, इन पक्षी जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, जी सर। इन स्पीशीज से रिलेटेड कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन या कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रीटी? जी सर, एक माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन है जो 1978 में साइन किया हुआ है। क्या भारत उसका मेंबर है? जहाँ तक सर है मेंबर। ठीक, थैंक यू सर। लोकेंद्र, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? सर इकोसिस्टम एक अगर इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में देखा जाए तो किसी भी इन्वायरमेंट में जो भी जैविक कारक हो और अजैविक जो इनके बीच में रिलेशन है उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम ज्यादातर बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। जी सर। वो क्या है? सर डेजर्ट की जो भी जियो क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से वहाँ के जो भी जैसे अगर डेजर्ट क्षेत्र है उसमें सरीसृप या जो रेप्टाइल्स रहता है वो, और वहाँ के जो प्राणी या जो प्लांट है जैसे झाड़ियों में कंटिलेवर, तो इनका जो आपस में जो भी रिलेशन बनता है उसको एक डेजर्ट इकोसिस्टम जो डिफरेंट है काफी बाकी जो भी।
तो जैसे राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम कर रहा है, जी सर। तो कैसे हम राजस्थान के डेजर्ट इकोसिस्टम को टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? सर मेनली जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है, और वो एक तो हवा ज़्यादा चलने जैसे, और जो भूमि का एक विस्थापन हो जाता है, तो उसके कारण हम अगर उसका उपयोग एज ए जैसे सोलर प्लांट या जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पवन ऊर्जा के जो प्लांट लगा के कर सकते हैं। और टूरिज्म के रूप में हम उसको प्रमोट करने के लिए जैसे एक तो जो हम दुबई या जो यूएई को जिस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके और उनको और इनिशिएटिव देकर जो किया जाए, उस हिसाब से हम भी उस मॉडल को अपना सकते हैं, ताकि राजस्थान के जो टूरिज्म के रूप में बेहतरीन हो। बिल्कुल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जी क्या है वो? सर ये भारत के नेतृत्व में एक साइन किया, जिसमें इंटरनेशनल जो भी जैसे उत्तर या दक्षिण क्षेत्र सारे देशों को शामिल किया, ताकि जब सूरज दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो तो रेगुलर सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे रेगुलर एनर्जी का फ्लो रहेगा, जिसमें भारत ने या जो मेंबर देश है उन्होंने हजार का फॉर्मूला किया, जिसमें 1000 गीगावाट और अभी मैं थोड़ा भूला हूँ 1000 का। इसमें एक कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, हम मोटो भी मान लेते हैं इसका, कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब एक सूरज एक दुनिया एक मतलब विश्व और एक ग्रिड। ये क्या है? सर मेनली जस्ट वन मतलब सारी जो भी इंटीग्रेटेड करना, जैसे फर्स्ट गोल है कि जो एशिया के देशों को साथ जोड़ना, उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट या जो वेस्ट एशिया उनको जोड़ना, और राजस्थान का भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं आप? भौगोलिक विभाजन करिए। मेनली राजस्थान को 4 भौगोलिक विभाजन डिवाइड किया था। एक तो रेगिस्तान है, और फिर अरावली, और मैदानी क्षेत्र है पूर्व में, और हाड़ौती का क्षेत्र जहाँ पे इंडियन पहाड़ी क्षेत्र है या पठार है। राजस्थान में हम देखने को मिलता है कि राजस्थान वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा वहां पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, हाईएस्ट नंबर चाइल्ड मैरिजेस का है। इसके रीजन क्या है, मतलब प्राइमरी रीजंस क्या है? सर मेनली इकोनॉमिक कंडीशन और जो एजुकेशन है उसके चलते है, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफी कम है, और जो गरीबी है वो देखने को मिलता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, जी सर। तो आफ्टर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट 3 चेंजेस जो आप पॉलिसी फॉर्मेशन में करेंगे अगर आप राजस्थान में पोस्टेड होते हैं तो? सर मेरा पहला होगा कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं, और दूसरा है जो वहाँ पे सामाजिक बुराइयां काफी है, जैसे जातिवाद है या फिर जो महिलाओं के साथ असमानता है, ये भी इसके लिए मैं भी काम करना चाह रहा हूँ। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की जरूरत है राजस्थान में, उसकी पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है मैं इन 3 पे काम करूँगा। थैंक यू लोकेन्द्र। थैंक यू सर। लोकेन्द्र, जी हाँ। आगे के काम के विषय में बताइए, आगे ने किस किस विषय पर काम किया? मेनली मैम उनको मनोवैज्ञानिक लेखन के रूप में माना जाता है। तो कौन सी रचनाएं हैं उनकी? उनकी अगर सिलेबस में अध्यक्ष हमारे जैसे पढ़ा मैंने असाध्य वीणा है। किस विषय में असाध्य वीणा? मैम उसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो यूनिक पार्ट है उसको बढ़ावा देने की बात की है। व्यक्तित्व मूल व्यक्तित्व का है, उसको उस पर काम करना चाहिए ताकि वो बेहतरीन सफलता प्राप्त करे। ठीक है। आधुनिक कवियों में बताइए आपको कौन पसंद है? जी मैम निराला जी। निराला जी, उनकी कोई वो सुना सकते हैं, उनका कोई काम, कोई का रचना? मैम उन्होंने कई मतलब वाइड क्षेत्र में रचनाएं की, जैसे उनकी प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद की विचारधारा से रिलेटेड है, तो उसमें उन्होंने कुकुर मुता है, और उन्होंने छायावाद के रूप में लिखे थे शांति काम के लिए, और अब उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में लिखा शोक गीति के रूप में, सरोज स्मृति लिखी है, और उन्होंने मोटिवेशन और अध्यात्म से रिलेटेड राम की शक्ति पूजा भी लिखी है, और वद्दीवादिनी माँ ऐसे वो भी एक शारदा माँ को समर्पित है, वो भी एक अध्यात्म। तो प्रयोगवाद पे क्या क्या काम हुए हैं? जो अज्ञे जी है उनको हिंदी इतिहास में, हिंदी लिटरेचर में जो प्रयोगवाद है जी उस पे क्या क्या काम हुआ है?
मेनली जो प्रयोगवाद है उसमें जो काव्य रचना जो शैली है और जो भी इनका काव्य कथ्य है उन दोनों पे काम हुआ। जैसे निराला जी ने मुक्त छंद का भी लेखन किया है जो कहीं ना कहीं, और प्रयोगवाद में और भी कई जैसे प्रयोग देखेंगे। कोई प्रयोग बताइए, ऐसा प्रयोग जो आपको लगा हो कि बड़ा अलग सा है, अनूठा है। जिसमें जो विषय सब्जेक्ट है उसमें काफी वाइड है। जैसे कुछ विमर्श है, महिला विमर्श, उस पर ज्यादा काम हुआ है, और जो दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, उनको लेके सहजता है जो पहले नहीं लेकिन देखने को मिलती थी। अच्छा, आपने CAPF का भी एग्जाम दिया हुआ है, अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो UPSC चुनेंगे या उसे चुनेंगे? जी मैम, मैं UPSC जो ये चुनूंगा। तो उसे नहीं चुनेंगे? मैम मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, और मैं यहाँ पे लेके और ज्यादा बेहतर रूप से काम करूंगा, तो मुझे लगता है मैं क्यों, देश सेवा तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे हैं? मैम एक मुझे वाइड क्षेत्र मिलेगा, और मैं और काफी सोशल स्तर पर भी काम करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक बुराई जो मैं चाहता हूँ मैं उन चीजों को से कम कर सकूँ। ठीक है, राजस्थान की 3 ऐसी महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। मैम 1937 में किशोरी देवी जी थी, उन्होंने कटरा में सम्राट सम्मेलन करवाया था जिसमें 10,000 महिलाओं को एक महिला के साथ दुर्व्यवहार के चलते उन्होंने काफी बड़ा मूवमेंट चलाया था, एक किशोरी देवी जी। और एक अभी लेटेस्ट में जो है सिल्क में इंटरनेशनल लेवल पे बाड़मेर के सिल्क को बढ़ावा दे रही है, रूमा देवी जी। और एक अमृता देवी जी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। धन्यवाद, धन्यवाद लोकेंद्र, आपने दिया। थैंक यू। लोकेंद्र, कब है आपका इंटरव्यू? 13 फरवरी। 13 फरवरी का, भी तो बहुत समय है। पहला इंटरव्यू आपका? हाँ मतलब UPSC मैंने AC का असिस्टेंट कमांडेंट का दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट का दिया था, कितना अभी आया नहीं है ना? नहीं उसका आ गया, अभी दूसरा मैंने जो भी एंट्री बोला है। कितना दिया UPSC वालों ने? जो 2023 में उसमें 93 दिए थे, 62%। 62%। Yes. तो कैंडिडेट तो आप अच्छे हैं, आपको पता ही होगा आप अच्छे कैंडिडेट हैं, और सवालों के जवाब आप अच्छे से दे रहे थे। बैकग्राउंड भी आपका हम्बल है, वहाँ से अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान दिया है, पढ़ाई करी है और यहाँ तक पहुँचे हैं। 2-4 चीजें हैं जिसे आप बेहतर कर सकते हैं। टाई तो बदलेंगे ही? अभी तक ये मैं लेके आया इंटरव्यू से टाइम ले आए हो? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैं मतलब देख के आया हूँ, ये बोल रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट से टाइम में दिया। दे सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहो तो बदल सकते हो। मैं जैसे देख के आया हूँ वो कर सेंड करना। अगर एक और कोई टाइम हो तो बदल लो, नहीं हो तो टाइम वेस्ट नहीं हम करो। वैसे काफी दोस्त है, एक्सचेंज कर लेंगे। हाँ है ना, वो आप ले सकते हो। बाल तो कटवा के जाओगे? हाँ है ना, बाल कटवा के जाना एकदम ग्रूम होके। ठीक। ठीक है ना? अदरवाइज वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग इज फाइन। आवाज मुझे थोड़ी धीमी लगी, थोड़ा तेज आवाज में बात करेंगे, है ना? जैसे मैं धीरे धीरे बोलूंगी तो कॉन्फिडेंस कम दिखेगा, लेकिन इसी बात को अगर मैं तेज आवाज में बात करती हूँ तो कैसा दिखता है? नहीं मैम, जैसे जो सामने बात करता है मुझे लगता है मैं डोमिनेट ना करूँ, इसलिए मैं धीमे। नहीं, 10 मिनट की बात नहीं, आवाज नहीं जाती, मतलब ऐसा नहीं चिल्लाना नहीं, लेकिन आवाज स्ट्रांग ही रहेगी। ठीक है। पैनलिस्ट को ध्यान देके सुनने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अदरवाइज आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। एक जो ये वाला सवाल था कि CAPF की जगह ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और इम्पैक्टफुल बना सकते हो आप। इसका जवाब उतना कन्विंसिंग नहीं था कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बोली कि सिर्फ वो भी एग्जाम मैंने दिया था, लेकिन मेरी इच्छा तो सिविल सर्विसेज में आने की है, यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो कुछ भी, लेकिन थोड़ा और इम्पैक्टफुल। पूछिए क्या पूछना है। नहीं मुझे मतलब आज ठीक कॉन्फिडेंस लगा, तो मेरा पर्सनली फील हुआ था, अच्छा हुआ है। अच्छा तो हुआ ही है। अच्छा तो हुआ है। अच्छा तो हुआ ही है, अच्छे कैंडिडेट हैं आप। थैंक यू।
है ना। बस इसी चीज को बनाए रखना है। देखो 13 फरवरी को है, जिस मोमेंटम में हो उसी को बनाए रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी से ज्यादा सलाहें लेके बदलोगे, इधर उधर करोगे तो नहीं, मैं खुद अपनी कहते ना अंतरात्मा को तो फोकस कर रहा हूँ कि वो कब अब तक भी जिसमें मुझे लगा नहीं था, मुझे ऐसे पर्सनली फील नहीं आया सकता हुआ, लेकिन इसमें मुझे लगा था, मतलब मैं कॉन्फिडेंट भी था, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं था प्रेशराइज और नहीं होने की जरूरत है ना। अच्छा कर रहे हैं आप। सिर्फ 13 फरवरी तक अब ये बनाए रखिए, है ना। कोई ना डीमोटिवेशन ना ज्यादा मोटिवेशन, कोई मतलब बीच का ना ज्यादा बदलाव करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छे से बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स और देख लीजिएगा। एक दो जगह आपने एक दो इन्फॉर्मेशन थोड़ी उतनी सही नहीं बताई, है ना। नहीं, जैसे बताइए वो तो सही बताइए मुझे। जैसे विंड एनर्जी का मैंने आपसे पूछा, हाँ, उसमें मैंने आपसे प्रोसेस पूछा, ठीक है। मैम जिस प्रोसेस तो मैं आप काइनेटिक एनर्जी जो है उससे क्या घूमेगा, टरबाइन। आपने सीधा बोल दिया टरबाइन घूमेगा, टरबाइन कैसे घूमेगा, है ना। मतलब मैंने उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन राइट राइट राइट, वैसे सही था, एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। है ना। थोड़ा सा होता कुछ नहीं है इनसे, लेकिन जैसे ये है ना, बाहर से इसकी फोटो खींच लेना। ये 7 पैरामीटर्स होते हैं जिसपे यूपीएससी हमें जज करता है, 3 और मिला के 10 हो जाते हैं, है ना। जी, तो उसमें से पहला होता है मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस मतलब कि कितने ध्यान से व्यक्ति ने हमारा सवाल सुना, कितने सटीक तरीके से उसका जवाब दिया, जी, ठीक है। जी। बस इसको देखना, यूपीएससी ये मानता, हम भी यही मानेंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।